हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। देखो, सबसे पहली बात तो तेजस एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि भाई हमारा जो सेशन है, ठीक है, उसमें क्या है, हम जो हमारा जो फोकस है, वो मेन फोकस है हमारा किसके ऊपर, वो मेन फोकस है हमारा राइटिंग प्रैक्टिस पे। और कल आप लोगों ने एक टेस्ट दिया था और उस टेस्ट में मैंने कुल मिला के आपको 15 क्वेश्चंस आपको दिए थे, जो कि 5 सेक्शन में थे। और जो आपका जो सेक्शन रहा था, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के जो 3 घंटे का जो आपको टाइम दिया गया था आप लोगों को कि भाई आप 3 घंटे इस पेपर को ट्राई करो। मुझे लगता है कि आप लोगों को, एक तो कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो 3 घंटे बैठ पाए और कुछ नहीं बैठ पाए, कुछ लोगों के पास कंटेंट की कमी थी। ठीक है, उन लोगों के पास दिमाग में लिखने के लिए वर्ड्स ही नहीं थे। दूसरा क्या है कि जब आप लिख रहे थे तो चीजों को भूल रहे थे कि भाई यहाँ पे मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, या लिखते हुए मैं कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूं। कहने का मतलब कीवर्ड्स हैं वो आप लोग भूल जा रहे थे। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या है, कुछ कीवर्ड्स के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, और पहला जो सेशन था, चलो मान लिया मैंने, थोड़ा सा क्या है कि आप लोग मतलब भाई कम, मेरे को ये लगा कि भाई आप लोग क्या है इतना ज्यादा नहीं हो। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगा है आपको, और पहली बार पेपर दे रहे हो, यानी आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो, तो इस वजह से थोड़ा सा कोई नहीं होता है, तब हर कोई परेशान होता है। तो आप लोगों को का मेन जो नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। पहली बात तो देखो, कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो सबसे पहला जो काम है आपका, जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह है या फिर मान लो पीसीएस वाले एग्जाम है और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है, तो आपका मेन क्या है, सबसे पहला तो आप लोगों के पास कंटेंट होना बहुत जरूरी है आपके दिमाग में। जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, आपके पास लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो उस और इस कंटेंट में से आपको कुछ कीवर्ड्स याद होने चाहिए, कीवर्ड्स जो मैं डाल सकता हूं अपनी, मान लो भाई आंसर्स में। ठीक है, कीवर्ड्स। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेशन, कि भाई आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन है आपका, वो आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, पूछा क्या गया है, आप उसको जो भी उसके अंदर जो जो भी आपके क्वेश्चन में क्राइटेरियाज हैं, जो जो पूछे गए हैं, क्या वो आप लिख पा रहे हो या नहीं। ठीक है, इंट्रो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इंट्रो में क्या है, जो आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उससे रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, पांचवा क्या है, आपका जो कंक्लूजन है वो आपका क्या है, मतलब भाई ऐसे ये मान लो कि आप फ्यूचरिस्टिक हो, रखना चाहिए आपको ये कंक्लूजन वगैरह। कैसे रखना, फ्यूचरिस्टिक रखना है। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए, इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि हाँ भाई हमने हमने वो चीजें पढ़ी हुई थी, लेकिन हम एंड टाइम के ऊपर दिमाग में वो चीजें नहीं रही। तो आपके दिमाग में जो मैं सिक्स्थ, अगर मैं आपको मानूं कि भाई सिक्स्थ क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में एक माइंड मैप होना चाहिए। माइंड मैप उस टॉपिक से रिगार्डिंग, वो टॉपिक है उससे रिगार्डिंग आपके दिमाग में माइंड मैप होना चाहिए। क्या माइंड मैप, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या पूछा जाता है और हम क्या लिखना चाहते, मतलब लिखना चाहिए हमें। ठीक है, सेवंथ क्या है, कुछ ऐसे फैक्ट वगैरह होते हैं क्वेश्चन में, वो डालने होते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट वगैरह डालने होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और कंटेंट कहां से
आएगा आपका रीडिंग करने से। ठीक है, जब आप रीड करोगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, उनको जब रीड करोगे तब आपके दिमाग में क्या है वो आएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो, तो आज क्या है, देखो मॉडल आंसर देख रहे हैं और मैं ऐसा करूंगा, इन्हें ना पार्ट्स में दूंगा इन मॉडल आंसर्स को। जैसे पहला क्वेश्चन है उसकी एक वीडियो बना दी, दूसरा क्वेश्चन है उसकी एक वीडियो बना दी, ऐसे। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम क्या है इनको देखते हैं। देखो ये इंग्लिश में है। ठीक है भाई, आपके पास क्या क्या चीजें दे रखी है और कैसे कैसे आपको सोल्व करना है, तो ये इंग्लिश में उसका क्या है आंसर दे रखा है। ठीक है, जैसे अर्ली, देखो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ही क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है गिव एन अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ इंडिया। भाई आपके सामने इवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के बारे में बोला है, पहली बात तो। ठीक है, फिर क्या बोला, और वो भी किसके टर्म में, वैदिक लिटरेचर के टर्म। अब देखो वैदिक लिटरेचर या वैदिक काल आ गया तो इसका मतलब आपको क्या करना है भाई, सबसे पहली बात तो मैं इंट्रो दूंगा ना, इंट्रो में मैं क्या बताऊंगा भाई, नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो देखो वैदिक पीरियड है उसकी जर्नी के बारे में बताऊंगा। और ये पीरियड रफली क्या है, क्या आपका जो टाइमलाइन रही है, टाइमलाइन यही रही है ना कि भाई 1500 बीसी से 600 बीसी, है ना, यही तो आपकी टाइमलाइन रही थी। तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले अगर जब इंट्रो दो तो इंट्रो में सबसे पहले वैदिक लिटरेचर के, वैदिक काल के बारे में बताओगे, उसके पीरियड को बताओगे और थोड़ा सा बताओगे कि भाई ये जो पीरियड है ना बहुत ज्यादा रिच रहा है किस टर्म में, लिटरेचर के टर्म में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे है ना वेदाज वगैरह जो लिखे गए थे वो इन्हीं पीरियड के अंदर लिखे गए थे। भाई अर्ली और इस जो पीरियड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक क्या है भाई वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, और एक लेटर वैदिक पीरियड। कौन कौन से, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो आपको बस ये दोनों पीरियड्स के बारे में बता देना थोड़ा सा, और ये मतलब ये आपको टाइमलाइन बतानी है। इंट्रो आपका मैंने आपको बताया हुआ है, आपको मैक्सिमम, अब देखो ये जितने भी क्वेश्चन थे वो 10 मार्क्स के थे, तो कहने का मतलब 150 वर्ड होने चाहिए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, एक मिनट में इंक ले लेता हूं, देखो क्या है भाई मेरे पास क्या है भाई 10 मार्क्स के, ये मेरे पास 10 मार्क्स के थे, यानी मेरे पास 150 वर्ड होने चाहिए एक अच्छा आंसर लिखने के लिए। अब इंट्रो में मेरे पास क्या होना चाहिए, इंट्रो में मेरे पास यहां पे अगर देखूं 30 वर्ड से ज्यादा मेरे पास लिमिट नहीं होनी चाहिए इंट्रो की, और कंक्लूजन की भी मेरे पास 20 से 30 वर्ड की ही लिमिट होनी चाहिए, ताकि मैं 100 वर्ड लिख सकूं, 100 से 90 वर्ड लिख सकूं मेरे किसमें, बॉडी वाला, जो बॉडी पार्ट वाला जो हिस्सा होगा, जो मेन पार्ट होगा, जो मेन एक्सप्लेनिंग वाला पार्ट होगा उसके अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब देखो इन्होंने क्या है दो वैदिक पीरियड्स की बात अगर कर दी इन्होंने, तो देखो दो अर्ली वैदिक पीरियड्स की बात कर दी। ठीक है, तो यहां पे देखो मतलब एक तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की बात करती। अब देखो अर्ली वैदिक पीरियड्स की अगर बात करें तो सीधी सी बात है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो हमारे मतलब नॉर्थ इंडियन सोसाइटी को क्या है इवोल्व किया है जिसने, जैसे कि भाई एक तो सोसाइटी एंड सेटलमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई सीधी सी बात है अर्ली वैदिक पीरियड में प्राइमरीली जो है ना लोग क्या थे, पास्टोरियल और सेमी नोमैडिक थे। कहने का मतलब वो घुमंतु, मतलब भाई अर्ध घुमंतु जो है ना प्रजाति से, मतलब भाई से थे, और पास्टोरियल मतलब भाई सीधी सी बात है पशुपालन वगैरह में ज्यादा विश्वास रखते थे। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या है, हमें क्या है जो आर्यंस है, आर्यंस देखने को मिले थे, आर्यंस जो है वो आ चुके थे और उन्होंने बहुत सारे वैदिक हाइम्स वगैरह है उनको क्या है कंपोज किया, और वो सेटल्ड हो गए सप्त सिंधु रीजन में, सप्त सिंधु रीजन में वो क्या हो गए, सेटल्ड हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सोसाइटी और सेटलमेंट का बताओगे, सोसाइटी की बात करेंगे तो कहाँ पे है वो सोसाइटी,
कहां पे वो सेटल हुए, कैसी सोसाइटी थी, आपको इतना तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर सोशल स्ट्रक्चर की बात करोगे, सोशल स्ट्रक्चर में क्या बताओगे कि भाई यहां पे जो है ना, भाई जो सोसाइटी है किस प्रकार से ऑर्गेनाइज हो रखी थी, उसके बारे में बताना है। अब देखो वो जो सोसाइटी है वो जैसे ट्राइब्स वगैरह जो थी, जिन्हें कि भाई जनाज वगैरह बोलते थे, ठीक है, और इसमें जो मेन जो होता था उसे बोलते थे राजा। ठीक है, और जो बेसिक यूनिट जो होती थी ना, सोशल और बेसिक यूनिट, भाई सोसाइटी की जो मेन जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या बोलते थे, उसे बोलते थे फैमिली या कुला। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, और एक्सटेंडेड फैमिली वर्जन को क्या बोलते थे, क्लैन बोलते थे, क्लैन। ठीक है, कि भाई किस क्लैन से बिलोंग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमी की। अब देखो सोसाइटी है, वहां पे इकोनॉमी कैसी थी। अब देखो ज्यादातर वहां पे केटल रेयरिंग या एग्रीकल्चर में विश्वास करते थे। ये कीवर्ड्स है जिनको मैं ना हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है पेपर के अंदर। ठीक है, अब देखो मेन क्या है यहाँ पे, जब इकोनॉमी की बात हो रही है तो वेल्थ की भी बात होगी। तो मेन जो वेल्थ जो है वो किससे डिफाइन होती थी, मेजर किससे की जाती थी, वो की जाती थी कैटल से। कहने का मतलब जिसके पास जितनी गाय, जितने जिसके पास उसके पशु, उस उतनी ही वो क्या है, वो ज्यादा वेल्थी होता था। ठीक है, और यहाँ पे देखो सेंट्रल जो इकोनॉमी है ना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, काउज के ऊपर, गायों के ऊपर थी। और मेन जो रिचुअल वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलते थे। रिलीजियस की बात करें, अब देखो सोसाइटी में रिलीजन भी होगा, रिचुअल्स भी होंगे। ये देखो एक ही अर्ली वैदिक पीरियड में ये 4 ऐसे पॉइंट बना दिए। मैं ज्यादा पॉइंट नहीं बनाऊंगा, मैं 2-3 पॉइंट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को 100 वर्ड्स में वो क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में मैं क्या करूंगा, जैसे 3 पॉइंट बनाए मैंने। ठीक है, वैसे लेटर वैदिक पीरियड में भी इन्हीं 3 पॉइंट्स को मैं क्या है, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेरे को ये पता चल जाएगा ना कि भाई नॉर्थ इंडिया में कैसे वैदिक लिटरेचर के अनुसार जो मतलब भाई एक प्रकार से जो इवोल्यूशन है ना वो हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रिलीजन और रिचुअल्स की बात करूं तो ऋग्वेदा है, भाई सीधी सी बात है, ओल्डेस्ट जो हमारा जो टेक्स्ट है वेदास है, उसने क्या है हमें बहुत सारी चीजों के बारे में हमें ज्ञान दिया। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे गॉड वगैरह होते थे। ठीक है, पॉलीथीस्टिक रिलीजन था, मतलब भाई बहुत सारे गॉड्स वगैरह थे, जैसे इंद्रा था, अग्नि, ठीक है, वरुणा। ये जो थे ना ये हमारे पास क्या बताते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारे देवताओं का को भी पूजा जाता था। और रिचुअल और सैक्रिफाइसेस है ना यहाँ के सेंट्रल में आते थे रिलीजन प्रैक्टिस में। यानी लोग क्या है वो मतलब भाई रिचुअल्स को और जो सैक्रिफाइसेस वगैरह जो थे ना वो रिलीजन, इस रिलीजन में वो मेन प्रैक्टिस में आते थे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ गया है ये अर्ली वैदिक पीरियड में मैंने यहाँ पे 4 ऐसे पॉइंट बता दिए जो आप लिख सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में देखो सीधी सी बात है भाई, एक्सपेंशन और सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पे तो क्या था, वो सप्त सिंधु रीजन में थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस है ये एक्सपैंड हो गए नॉर्थवर्ड, यानी नॉर्थ की तरफ मतलब नॉर्थवर्ड कह रहा हूं, ईस्टवर्ड एक्सपैंड हो गए। और ये अब जो गंगा वाला जो प्लेन वाला एरिया है उस एरिया में ये क्या है जाके सेटल्ड हो गए। यानी सीधी सी बात है, जो पाकिस्तान के इंडस वाला जो रिवर, इंडस नदी के आसपास का जो एरिया था, वहां से सप्त सिंधु जो पंजाब वाला एरिया है, इन सब से हटके वो अब गंगा जो गैंगेटिक जो प्लेन है वहां पे चले गए। तो कहने का मतलब इन्होंने क्या है, ये एक प्रकार से अपना जो एक्सपेंड है, इन्होंने ईस्ट वर्ड अपना एक्सपेंशन कर लिया और मोर परमानेंट सेटलमेंट हमें देखने को मिली। यानी लोग क्या है अब खेती ज्यादा करने लगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ ज्यादा होने लगी। तो जब अब सीधी सी बात है, अगर कोई खेती करेगा तो उसे अपने खेतों के आसपास रहना पड़ेगा, नोमैडिक तो रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब अब ये लोग क्या है मोर परमानेंट हो गए। अच्छा, सोशल हायरार्की की बात करें तो अब देखो भाई यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर में ये जन वगैरह, ये जब फैमिली वगैरह है इनके बारे में लिखा, लेकिन यहाँ पे जो वर्ना सिस्टम हमें देखने को मिला जरूर था, लेकिन वो था ना वो उनके स्किल के अनुसार था। लेकिन अब जो है ना सोशल हायरार्की में जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स हो गई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। जो हमें यहाँ पे अब वर्ना सिस्टम क्या है उसका इमरजेंस देखने को मिला।
और सोसाइटी को 4 क्लासेज में डिवाइड कर दिया गया। ब्राह्मण जो कि भाई प्रीस्ट होते थे, क्षत्रिय जो कि वॉरियर होते थे, वैश्य जो ट्रेडर होते थे, और शूद्र जो कि भाई सर्वेंट होते थे। तो एक प्रकार से 4 हिस्सों में इनको क्या है, डिवाइडेड कर दिया। तो जो वर्ना सिस्टम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ना सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा बन जाता है। अब देखो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ट्राइबल चीफ मैन थे, ठीक है, अब यहाँ पे उनकी बात करें तो ये जो है ना मोर स्ट्रक्चरल फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे गवर्नेंस जो है ना वो किस फॉर्म में इमर्ज हो गई, किंगडम की फॉर्म में, यानी जनपद वगैरह बनने शुरू हो गए थे। और बेसिक जो है ना द कॉन्सेप्ट है जो किंगशिप का, वो अब क्या हो गया, अब देखो उसको मोर जो प्रोनाउंस्ड बोलने लगे। कहने का मतलब जो किंग है वो एक प्रकार से प्रोटेक्टर और रूलर बन गया। पहले क्या होता था कि भाई वो है ना प्रोटेक्टर होता था, रूलर का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। बहुत सारे क्लैन वगैरह होते थे, लेकिन बहुत सारे क्लैन मिलके अब एक क्या है पावरफुल किंगडम बनाने लगे, जिन्हें हम जैसे बहुत सारे जना होते थे, अब बहुत सारे जना मिलके वो बहुत सारे जनपद यानी एक जनपद बना लिया उन्होंने। बहुत सारे क्लैन मिलके अब एक उन्होंने क्या है एक अपना राजा चुन लिया। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में अगर आप देखोगे भाई यहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल के ऊपर डिपेंडेंट थी, सीधी सी बात है। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। और जो सप्लीमेंटेड जो था ना, जो मेन जो है यहाँ पे ट्रेड एंड क्राफ्ट वगैरह भी देखने को मिलता था ये। और आयरन के टूल्स वगैरह हैं, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन देखने को मिला। लोग खेतों मतलब भाई खेतों कह रहा हूं जंगलों को काटने लगे। जंगलों को काटने के लिए आयरन टूल्स की जरूरत पड़ती है, और जिस एरिया में ये रह रहे थे वहां पे आयरन बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हुई, प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिली। तो देख रहे हो किस प्रकार से ये एक्सपेंशन हुआ है कि भाई आपका अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, लेटर वैदिक पीरियड में। देखो इसमें बहुत सारे और पॉइंट भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हम क्या है सिर्फ हमें मेन क्या है ना एक अगर मॉडल आंसर की तरह देखा जाए तो हमें सिर्फ 3-3 4-4 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो डालने हैं। ठीक है सॉरी। अब देखो रिलीजन और फिलोसफी की बात करते हैं। तो रिलीजन और फिलोसफी की बात करें तो अब देखो लेटर वैदिक टेक्स्ट में क्या है बहुत सारे, अब देखो बहुत सारे ब्राह्मणाज जो है आर्यंकाज वगैरह या फिर उपनिषद वगैरह है वो बनने शुरू हो गए। कहने का मतलब शुरू में तो वेदाज थे, 4 वेदा थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब। लेकिन अब उनको क्या है, उनको पढ़ने के लिए ब्राह्मणाज, आर्यंकाज, उपनिषद वगैरह फिलोसफिकल चीजें वो निकलने लगी। और इससे क्या हुआ, जो रिचुअल्स है ना, अब देखो इनके अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी थी कि भाई किस प्रकार से आपको रिचुअल या फिलोसफिकल चीजें हैं उनको उनका यूज करना है। तो यहां पे देख रहे हो मोर कॉम्प्लेक्स जो है ना रिचुअल्स और जो फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज हमें देखने को मिली है। ठीक है, पर्टिकुलरली क्या है ना भाई यहाँ पे उपनिषद वगैरह है, ये एक प्रकार से भाई आप इनको क्या बोल सकते हो, बिगिनिंग ऑफ द इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब जब उपनिषद आए तो इनके अंदर बहुत सारी फिलोसॉफिकल चीजें थी। अगर हमारे इंडिया की अगर बात करें, फिलोसॉफिकल थॉट्स की बात करें, तो वो जो है ना वो इस काल में हमें जो इमर्ज होती हुई दिखी। और मेन जो फोकस है ना यहाँ पे जो वो है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई देखो ब्राह्मण जो कि भाई क्या होता है यूनिवर्सल सोल, और जो आत्मन है इंडिविजुअल सोल। ठीक है, तो कहने का मतलब यूनिवर्सल सोल होती है एक क्या है, एक इंडिविजुअल। जैसे कि भाई आत्मा, परमात्मा, परमात्मा का यूनिवर्सल सोल है, आत्मा जो है वो एक प्रकार से क्या है हमारी इंडिविजुअल सोल है। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ और भी 1-2 चीजें डाल सकते थे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है कल्चरल, जैसे कि ये कल्चरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो लिटरेचर और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो देखो इस काल में भाई बहुत सारे ऐसे लिटरेचर वगैरह लिखे गए जो कि संस्कृत भाषा में थे, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब भाई लिटरेचर देखने को मिले हैं। ये जो है ना इंक्लूड नॉट ओनली 4 वेदाज, अब इसके अंदर जो 4 वेदाज नहीं है बहुत सारे और भी आ जाते हैं 4 वेदाज के अलावा।
जैसे हम यहाँ पे अगर 4 वेदाज के अलावा ब्राह्मणाज जो कि भाई रिचुअल टेक्स्ट है, अर्यंकाज जो कि फॉरेस्ट ट्रीटीज है, ठीक है, और जो उपनिषद है फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, ठीक है, जिसके अंदर फिलोसॉफिकल चीजें लिखी हैं, ये क्या है, ये हमारे भाई लिटरेचर और एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन गए थे, ठीक है। और इन्होंने ही क्या है भाई, इन्हीं वर्क ने क्या है लेड द फाउंडेशन ऑफ लेटर इंडियन जो लिटरेचर थॉट है उसकी क्या है एक प्रकार से फाउंडेशन रखी, नींव रखी। साइंस में भी देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें देखने को मिली, ठीक है। जैसे अगर बात करें जैसे कि भाई वैदिक टेक्स्ट है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिफरेंस मिले हैं अर्ली फॉर्म ऑफ जो भाई एस्ट्रोनॉमी के, मैथमेटिक्स के, ठीक है, मेडिसिन के, यानी हमारे जो वेदाज हैं इनके अंदर भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और जो मेडिसिन से रिलेटेड चीजें लिखी हुई थी। और ये हमें क्या बताता है, द नॉलेज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, वो भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो नेचुरल है ना, जो नेचर है उसके बारे में भी क्या है हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। और जो फिनोमिना है वो इंटीग्रल था हमारे रिलीजन के और डेली लाइफ के। ये क्या था, एक प्रकार से इंटीग्रल था हमारे मतलब भाई रिलीजियस और डेली लाइफ के, ठीक है। यानी हमारे जो रिलीजन और डेली लाइफ का ही पार्ट माना जाता था, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे आ जाता कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन में बस मामूली सा लिखना है। जैसे वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड है, उसने लेड ग्राउंड वर्क फॉर द सब्सिक्वेंट कल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। सीधा सीधा ये लिख देना है कि भाई ये जो वैदिक पीरियड था ना, इसने एक ग्राउंड वर्क तैयार किया था कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट के लिए, वो भी किसमें, नॉर्थ इंडिया में, और इन्फ्लुएंसिंग द रीजन हिस्ट्री फॉर सेंचुरी टू कम। कहने का मतलब ये है ना, आज भी हमारे पास क्या है, मतलब सेंचुरीज तक ये इन्फ्लुएंस कर रहा है इस रीजन में, या मतलब इस रीजन की हिस्ट्री के अंदर आज भी क्या है, हम उनको उनके कुछ ऐसी जो चीजें हैं जो आज भी हमें देखने को मिलती है, प्रिवेलेंट देखने को मिलती है। तो ये जो पूरा जो क्वेश्चन था, इसके अंदर देख रहे हो आपको कि भाई क्या क्या डालना था, क्या क्या नहीं डालना था। सेम वही अगर हिंदी मीडियम में देखोगे, भाई उत्तर भारतीय समाज के विकास के बारे में बताना था, सेम वही है, आपको टाइम पीरियड बताना था, ठीक है। बता देना था कि भाई 2 हिस्सों में विभाजित है। अब देखो समाज और बस्ती के बारे में बताना था, ठीक है, समाज और बस्ती के बारे में बताना था। उसके बाद भाई इसके अंदर वही चीजें आप डाल सकते हो कि भाई देहाती और जो खाना बदोश जीवन जीते थे, अर्ध खाना बदोश। यहाँ पे बहुत सारे वैदिक जो मतलब भाई हाइंस है, भजन वगैरह है, उनकी रचना हुई। सप्त सिंधु रीजन में रहते थे ये, ठीक है। साथ में देखो यहाँ पे सामाजिक संरचना की बात करोगे, जो सरदार वगैरह होते थे उनके नेतृत्व जो जनजातियों से संगठित था, ठीक है। समाज की मुख्य इकाई क्या थी, परिवार थी, ठीक है। परिवार का विस्तार ही कुलों का गठन था, यानी मेन क्या बनते थे, परिवार का विस्तार से ही क्या बनते थे, कुल बनते थे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे देखो पशुपालन, कृषि वगैरह है उस पर आधारित थी। धन का मापन मवेशियों से किया जाता था। गाय अर्थव्यवस्था अनुष्ठानों का केंद्र स्थान होती थी, ठीक है। उसके अलावा धर्म अनुष्ठान वगैरह हैं वो भी यहाँ पे प्रेवेलेंट थे। वेद, सबसे पुराने जो वेद हैं वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, बहुदेववादी जो धर्म है ना वो हमें देखने को मिलता है। जैसे इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, ये सब। और जो अनुष्ठान वगैरह, बलि वगैरह, उनकी धार्मिक प्रथाओं का केंद्र जो थे ये हमें देखने को मिले हैं। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो विस्तार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। लोग क्या है, मतलब जो आर्यंस वगैरह है थोड़ा पूर्व की दिशा में गंगा के मैदानों की तरफ जो है विस्तार कर गए, और उनकी जो स्थानीय बस्ती वगैरह है, ठीक है, वो जो है मतलब जो स्थायी बस्तियां उन्होंने अपनी बसा ली। स्थायी बस्तियों का मतलब ये होता है कि अब वो क्या है, एक जगह ही सेटल्ड हो गए। कृषि का विकास देखने को मिला, ठीक है। सामाजिक पदानुक्रम देखने को मिला, जो हायरार्की वगैरह है, क्योंकि वर्ण सिस्टम आ चुका था यहाँ पे। वर्ण व्यवस्था जो थी
ये हमें देखने को मिला। इस वर्ण व्यवस्था में क्या था भाई, एक प्रकार से 4 भागों में जो बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, राजनीतिक गठबंधन देखने को मिला। ठीक है, राजनीतिक गठबंधन में देखो बहुत सारे क्या है, जो मतलब भाई जना वगैरह है, उन्होंने मिलके कुल बनाए, बहुत सारे कुल मिलके एक कुलपति बना लेते थे। और राजा अब यहाँ का क्या हो गया भाई, रक्षक भी है, शासक भी है। अब राजा क्या है, वहां का रक्षक भी है और शासक भी है। ठीक है, व्यवस्था है, व्यवस्था अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि का जो मेन जो है ना, आर्थिक गतिविधियों का कारण बन चुकी है। ठीक है, कृषि की गतिविधियां जो है, व्यापार और शिल्प भी खूब अच्छा था। लोहे के औजारों का उपकरण अच्छा इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, औजारों जो उपकरण वगैरह थे, और उनका उपयोग किसके लिए था, कृषि विस्तार के लिए। भाई सीधी सी बात है, जंगलों काटने के लिए लोहे के औजारों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उत्पादन भी क्या देखने को मिला, सुविधाजनक बना लिया इन्होंने अपने मतलब अपने अनुसार। धर्म और दर्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ब्राह्मण, आर्यनक और जो उपनिषद वगैरह है, वैदिक ग्रंथ के कुछ इन्होंने क्या है, जो अनुष्ठान वगैरह जो थे उनको और भी जटिल बना दिया। ठीक है, और जो दार्शनिक जांच की और एक बदलाव को भी दर्शाते हैं। अब देखो इससे क्या है, उपनिषद विशेष रूप से भारतीय दार्शनिक जो विचार है उसकी शुरुआत को चिन्हित करते हैं। जो एक प्रकार से बोल सकते हो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भाई क्या है भाई, एक सार्वभौमिक आत्मा, यानी ब्रह्म मतलब भगवान की बात करते हैं, आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल की बात करते हैं, व्यक्तिगत आत्मा। ठीक है, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है भाई, साहित्य और शिक्षा आ जाएगा, जिसके अंदर में हमें 4 वेद ही नहीं, बहुत सारे जैसे आरण्यक है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, इन सब चीजों, ये सब चीजें शामिल थी। और इसमें देखो क्या है भाई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो खगोल विज्ञान है, गणित है, ठीक है, चिकित्सा है, इन सब के बारे में इनका क्या है, ये क्या है, इन सबसे प्रचलित थे ये लोग। ठीक है, और ये मतलब भाई एक प्रकार से धार्मिक और जो दैनिक जीवन है उसका अभिन्न अंग माना जाता था ये सब चीजें। ठीक है, वैदिक जो काल है उत्तर भारत के बाद के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार किया इन्होंने, और जिसने आने वाली शताब्दियों तक इस क्षेत्र के इतिहास को प्रभावित किया है। देखो कितना अच्छा मतलब यहाँ पे कंक्लूजन है कि भाई इन्होंने क्या है, एक प्रकार से क्या है कि भाई आधार तैयार मतलब भाई तैयार किया था इन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए। लेकिन आने वाले जो है ना, आज भी आगे जो इस क्षेत्र में जो अब जो इतिहास है उसको आज भी प्रभावित करते हैं ये वैदिक काल की जो चीजें। तो कहने का मतलब सीधा यही है कि भाई हमें यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक भी दिखाना है कि किस प्रकार से वो इफेक्ट कर रही है आज के इतिहास को भी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। उम्मीद करता हूं सब लोगों को समझ आया होगा कि यहाँ पे क्या लिखना था क्या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी वीडियो में थोड़ी देर में अपलोड करता हूं। एक एक करके मैं सभी क्वेश्चंस की डालूंगा, क्योंकि एक साथ इसकी वीडियो बनाना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके इसको अपलोड करें।